डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जो कक्षा 11वीं की फिजिक्स है उसके दोस्तों आपके लिए अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न है एवं उनका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो आपका अध्याय 2 है जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। इसमें देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो प्रश्न है आपसे पूछा जाएगा वो इस टाइप से आ सकता है कि मापन और मात्रक की परिभाषा लिखिए। मापन और मात्रक की परिभाषा लिखिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिए जैसे आपको मापन की परिभाषा आती है तो आप क्या लिखोगे कि किसी भौतिक राशि के मापन का अर्थ है, किसी भौतिक राशि के मापन का अर्थ है उसका संदर्भ मानक से तुलना करना। क्या अर्थ है डियर स्टूडेंट? किसी भौतिक राशि के मापन का अर्थ है उसका संदर्भ मानक से तुलना करना। ठीक है, मतलब कोई भी जैसे आपका जो भौतिक राशि है उसका जो संदर्भ है उस मानक से क्या तुलना करना, क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। जैसे आपके लिए ये स्टूडेंट लंबाई है तो उसको अपन नापते किस में है? मीटर में नापते हैं। ठीक है, तो जो लंबाई को मापने के यंत्र होते हैं उसके अंतर क्या होता है? वो मीटर होता है। इसी प्रकार बहुत सी वस्तुएं हैं, ठीक है ना, जिनको नापने के अलग अलग बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए तो मापन आपको समझ में आ गया कि किसी भौतिक राशि के मापन का अर्थ है उसका संदर्भ मानक से तुलना करना। ठीक है, संदर्भ मानक होता है डियर स्टूडेंट, जो संदर्भ मानक है ये सर्वमान्य उसी प्रकार की है जो भौतिक राशि हो। ठीक है, जैसे ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए आपके लिए हमने मापन समझा दिया, उसके बाद हमने कहा है आपके लिए मात्रक की परिभाषा आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जैसे मात्रा की परिभाषा आती है तो आप लिखना कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए जो प्रयुक्त संदर्भ मानक है उसी को हम क्या कहते हैं? उस राशि का मात्रक कहते हैं। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट, जैसे कोई भी भौतिक राशि है तो उसके मापन के लिए जो प्रयुक्त संदर्भ मानक है, मतलब जिससे हम उसको नापते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं? मात्रक। जैसे लंबाई को हम किस में नापते हैं? मीटर में, तो मीटर क्या हो गया? उसका मात्रक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार हमने आपके लिए सबसे पहले मापन की परिभाषा समझाई, उसके बाद हमने आपके लिए मात्रक की परिभाषा समझाई। ठीक है, अब जैसे आपके लिए क्वेश्चन आता है भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो आप कैसी परिभाषा लिखोगे डियर स्टूडेंट? कि जिस राशि का मापन यथार्थ पूर्वक किया जा सकता है, जो भी राशि है उसको यदि हम मापन कर सकते हैं तो उसी को हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई है, इसका हम मापन कर सकते हैं ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? जिस राशि का मापन यथार्थ पूर्वक किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, ताप हो गया, इनको अपन क्या करते हैं? मापन कर सकते हैं इनका। ठीक है ना, तो जिस राशि का यथार्थ पूर्वक मापन किया जा सकता है उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार हमने आपके लिए मापन, भौतिक राशि और मात्रक समझा दिया है। अब आपसे मात्रक पे आधारित प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले आप मात्रक के प्रकार समझ लीजिए। जो मात्रक हैं आपसे कहा जाएगा कि जो मात्रक होते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। ठीक है, तो थोड़ी देर में हम आपके लिए मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर भी बताते हैं। सबसे पहले आप इनकी परिभाषा समझ लीजिए डियर स्टूडेंट। तो देखिए जो मात्रक है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले जो मूल मात्रक ये क्या होते हैं इनको ध्यान से समझिएगा। मूल मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं, मूल मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, मतलब जो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, उनको क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद चलिए समझते हैं व्युत्पन्न मात्रक को। व्युत्पन्न मात्रक क्या कहलाते हैं? उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक आपके लिए हमने बता दिया है। अब इनके हम अंतर समझते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर स्टूडेंट, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या अंतर है कि ये मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते, और ये मात्रकों में मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। मूल मात्रकों के बिना उत्पन्न नहीं हो सकते व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या असीमित है, मतलब अपन बहुत से उत्पन्न करते जाते हैं इसलिए इसकी संख्या क्या है? निर्धारित नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए मूल राशियों के जो मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, जो मूल राशि उन्हीं के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक है उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपके लिए डियर स्टूडेंट 3 महत्वपूर्ण अंतर बता दिए हैं। ठीक है, अब चलिए डियर स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि आप मात्रकों की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, मात्रकों की विशेषताएं लिखिए। तो ध्यान से समझिएगा कि मात्रकों की विशेषताएं क्या होती हैं। पहला होता है कि वह सुपरिभाषित हो। मात्रक कैसा होना चाहिए डियर स्टूडेंट? सुपरिभाषित होना चाहिए। वह उचित आकार है ना या परिमाण का हो। ठीक है, अर्थात उसका आकार ना हो तो बहुत बड़ा हो,
और ना ही बहुत छोटा हो, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये इसकी परिभाषाएं हैं, ठीक है। तीसरी परिभाषा क्या है स्टूडेंट मात्रक की, कि जो मात्रक हैं ये समय और स्थान के साथ उनमें परिवर्तन ना होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है भौतिक कारकों जैसे ताप दाब आदि से वह अप्रभावित हो, ठीक है, मतलब प्रभावित ना होना चाहिए इनसे, अप्रभावित होना, इन पे मतलब ताप दाब का कोई भी प्रभाव ना पड़े, ठीक है। जैसे आपने लंबाई को मीटर में नापा तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना किसी का, वह सर्वमान होना चाहिए, हर जगह मान होना चाहिए, वही मात्रक होता है। जैसे आप लंबाई को मीटर में नापते हैं ना तो हर जगह मान्य होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने मात्रकों की आपके लिए विशेषताएं बता दी। अब डियर स्टूडेंट हम आगे आपके लिए कि जो आपके मूल मात्रक हैं ये कौन है प्रमुख, ठीक है, 7 बताए हैं हमने, ये 7 कौन है, इनके आपके लिए खालिस्तान में आ जाते हैं कि इनके लिए आप बताइए कि लंबाई का मात्रक क्या है, ठीक है, उसका संकेत क्या है। तो ध्यान रखिएगा जो मूल मात्रक है इनकी संख्या 7 है और जो उसके जो पूरक मात्रक हैं वो भी 2 हैं आपके, समतल कोण और घन कोण, ठीक है। तो देखिए जो लंबाई है, लंबाई को मात्रक मीटर है, इसे अपन कैसे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शा देते हैं डियर स्टूडेंट। उसके बाद जो द्रव्यमान है उसको किलोग्राम है, इसका मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम है जिसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। समय का सेकंड है जिसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, सेकंड को एस से प्रदर्शित करते हैं। ताप का केल्विन है जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो आपका ज्योति तीव्रता है इसका कैंडेला है, ठीक है, इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को आप जानते हैं एम्पियर में नापते हैं जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। जो पदार्थ की कोई भी मात्रा हो उसे मूल में नापते हैं, ठीक है, एमओएल से प्रदर्शित करते हैं। जो पूरक मात्रक है ये 2 हैं, समतल कोण है ना जिसका मात्रक है रेडियन, जिसको आरएडी से दर्शाते हैं, और घन कोण जिसका है स्टेरेडियन, ठीक है, जैसे एसआर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने मूल जो मात्रक है इनकी संख्या 7 है ना, इन सब के लिए हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है टॉपिक है डियर स्टूडेंट बिमी सूत्र पे आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, बिमी सूत्र पे आधारित। तो देखिए जो बिमी सूत्र है ये क्या कहलाता है, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, कोई भी भौतिक राशि है तो उसका जो व्युत्पन्न मात्रक है का जो मूल मात्रकों से संबंधित प्रदर्शित करने वाला व्यंजक या सूत्र होता है उसी को हम भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। मतलब एक ऐसा ये सूत्र होता है जो भौतिक राशि और व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रकों के बीच क्या दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। जिस व्यंजक द्वारा संबंध दर्शाएगा जिस भौतिक राशि का उसी का उसको हम विमीय सूत्र कहते हैं। और विमीय सूत्र आपको मालूम है डियर स्टूडेंट ये होता है m0 है ना, मतलब यहाँ पे कोई भी पावर आ सकती है ma है ना, और lv और टीसी इसके फॉर्म में होता है, मतलब डियर स्टूडेंट इसके फॉर्म में आता है, कोई भी घात होती है विमीय सूत्र की। और दूसरा हो सकता है डियर स्टूडेंट आपका कि ma है ना, lb tc और ए डी, मतलब इनके ऊपर कोई भी घात हो सकती है, ठीक है ना, इसके रूप का विमीय सूत्र होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना ही विमीय सूत्र है। उसके बाद विमीय समीकरण की यदि बात करें तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंधित करने वाले जो समीकरण है उसको साथ ही उस भौतिक राशि का समीकरण कहते हैं। मतलब बिल्कुल सिंपल है ये, बस इसमें ध्यान रखना कि कोई भी भौतिक राशि तो उसका जो विमीय सूत्र से संबंधित प्रदर्शित करेगा जो समीकरण, उसी समीकरण को हम विमीय समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो विमीय सूत्र विमीय समीकरण पे आधारित आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम समझते हैं विमीय समीकरण के अनुप्रयोग, इनकी सीमाएं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी विमीय विश्लेषण की विशेषताएं और सीमाएं समझ लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। जो सीमाएं क्या क्या है इसकी, देखिए पहली है कि इस विधि से विमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। विमीय विश्लेषण विधि से हम इस विधि से क्या विमाहीन राशि का मात्रक नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि से त्रिकोणमिति लघुवर्तीय आदि वाले समीकरण को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस विधि से ऐसे नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे आपके लिए हम बता दें कि उदाहरण के लिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तो इसका हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या है, सीमा है विमीय विश्लेषण की। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम समझते हैं विमीय समीकरण के कोई 4 उपयोग। इसके बताने से पहले डियर स्टूडेंट यदि आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा डियर स्टूडेंट। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और आपके लिए जो हम समझा रहे हैं यदि आप कोई डाउट होता है ना, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है, या जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो उसको भी बताइएगा, ठीक है। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप नहीं कर पाते वहाँ से तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है वहाँ से उस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है, उस पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखिएगा विमीय समीकरण के कोई 4 उपयोग क्या है। तो पहला है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जाँच करना। दूसरा है विमीय विभिन्न जो भौतिक राशियाँ हैं
उनके मध्य संबंध स्थापित करना, एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति की मात्रा में परिवर्तित करना और भौतिक राशियों की मात्रा ज्ञात करना। ये क्या है? विमीय समीकरण की कोई 4 उपयोग है। ठीक है, ये आ जाते हैं विमीय समीकरण के 4 उपयोग। लिखिए। अब डियर स्टूडेंट, हम आपके लिए बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक हैं, इनकी आपको विमीय विधि से जांच करना आएगा। ठीक है, आपको विमीय विधि से जांच करके इसको बताना पड़ेगा। जैसे पहला है इस गति के समीकरण ये 3, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर होगा, स्मॉल ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट आपका स्मॉल ए आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है? v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये देखिए गति के समीकरण है डियर स्टूडेंट, तो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इनका निगमन भी आपके लिए पार्ट 3 में है, जो कि आपके लिए जब हम पार्ट 3 पढ़ाएंगे तो इनका निगमन भी बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा ये चौथा है 1/2 mv² बराबर mgh, माना गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में जो संबंध है इसकी आपको जांच करना है। किससे? विमीय विधि से। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसकी जांच करना देखते हैं, पहले वाले की v बराबर यू प्लस ए टी की। ठीक है, बहुत सिंपल होती है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे हम आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट में समझा रहे हैं, यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप बताइएगा, हम आपके लिए इस तरीके से अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें हम आपके लिए समझा देंगे। यहाँ पे हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिए आपका समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी, तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबके आपके लिए पहले विमीय सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या पता होना चाहिए? विमीय सूत्र। जैसे आपका v है, ये वेग है, वेग का विमीय सूत्र होता है m0 L t-1। त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र होता है दोस्तों, ये आपका ये दूसरा भी u है ना, ये का है, ये आपका त्वरण है m0 L t-2 होता है। देखिए v और u दोनों वेग है ना, तो इनके समान होंगे, क्योंकि प्रारंभिक वेग हो या अंतिम वेग, उसके विमीय सूत्र तो समान होंगे ना, तो दोनों के विमीय सूत्र समान होंगे। उसके बाद त्वरण का होता है m0 L t-2। उसके बाद डी स्टूडेंट जो t है आपका, इसका होता है m0 L t। ठीक है, या फिर t भी सिंपल हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, इसमें से हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो v लेंगे मतलब v का विमीय सूत्र क्या होता है? m0 L t-1। ठीक, राइट हैंड साइड लेंगे डी स्टूडेंट, तो राइट हैंड साइड क्या है इसकी? राइट हैंड साइड है u प्लस ए टी, तो u का विमीय सूत्र क्या होता है? m0 L t-1 प्लस a का विमीय सूत्र m0 L t-2 और t का विमीय सूत्र t होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब ये आपकी 1 की घात है और ये आपकी -2 की घात है, तो गुणा में घातें जोड़ती हैं, तो -2 और माइनस यहाँ पे +1 जुड़ेगा, तो -2 में से 1 घट जाएगा, यानी कि -1 बचेगा, तो यही बच जाएगा ना m0 L t-1, m0 L t-1। तो क्या करते हैं हम? दोनों को नहीं जोड़ते हैं, एक को जोड़ते हैं ना। कहने का मतलब ये है हमारे हमारे ये डियर स्टूडेंट, कि कुछ नहीं, जैसे दो राशि हैं तो उसमें से हम एक लिखते हैं। ठीक है, विमीय समीकरण के नियम है, दो राशि हो तो उसमें से एक लिखते हैं, तो m0 L t-1 हो जाएगी राइट हैंड साइड, यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप ऐसे इसको जांच कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट देखिए, इसको भी आप कीजिएगा। ठीक है, नहीं बनता तो आप कमेंट में बताइएगा, यहाँ पे हम आपका सोल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, बाकी कोई रिवीजन है, इसलिए हम आपको केवल शॉर्ट में समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप ऐसे ही कीजिए, एस का विमीय सूत्र लिखिए, एस माने विस्थापन का विमीय सूत्र, उसके बाद यू भी है ना, टी, इन सब के विमीय सूत्र लिखिए। ध्यान रखना, जो राशि होती है विमाहीन होती हैं, तो इनको नहीं लिखना पड़ता। जैसे 1/2 है तो ये विमाहीन राशि हो जाएगी। ठीक है, तो इन सबके विमीय सूत्र लिखिए। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली यस है, यस है m0 L t-0 है ना, तो ये हमें बनाना है राइट हैंड साइड को, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। तो देखिएगा, यू का हम विमीय सूत्र रखेंगे m L t-1, टी का विमीय सूत्र टी होता है 1/2 विमाहीन राशि, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद ए का विमीय सूत्र होता है m0 L t-2 और टी का स्क्वायर का टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 की घात है और ये 2 की घात है ना, ये धन की ऋण की क्या हो जाएगी? 0 हो जाएंगे ना, धन ऋण 0 हो जाएंगे। एल का एल रहेगा, m0 का m0 रहेगा, और यहाँ पे देखिए जैसे आपकी 1 की घात ये है और एक -1 की घात है, तो होगा क्या डी स्टूडेंट? यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1 हो गई, ये 0 बन जाएगा, तो m0 L t-0 हो जाएगा, m0 L t-0 हो जाएगा। ये दोनों आपके लिए फिर से जुड़ेंगे तो एक ही लिखोगे, m0 L t-0। देखिएगा, ये आपकी क्या थी? यही आपकी क्या थी? लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इस प्रकार ये भी सिद्ध हो गया। ठीक है, चिंता नहीं कीजिएगा, यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं डियर स्टूडेंट, एक ही वीडियो में हम चाह रहे हैं कि आपका पूरे पार्ट के आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाए और उनको थोड़ा सा आपके लिए मोटे तौर पर समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, हम अलग से वीडियो बना देंगे। और डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो डले भी हुए हैं, वहां से आप देख लीजिएगा, लिंक दे देंगे, जहां से आप उस वीडियो को देख लीजिए, वहां पे हमने बहुत अच्छे से समझाया, विस्तार से समझाया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए इसी प्रकार डी स्टूडेंट v² प्लस 2s को भी कर लेंगे आप, है ना। यहाँ पे सारों के आप विमीय सूत्र लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, है ना, और उसको कर लीजिएगा। यदि नहीं बनता है तो आपके लिए हम इन सभी वीडियो की लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा।
ठीक है, वहां से आप आराम से कर पाओगे। उसके बाद देखिए 1/2 mv² बराबर mgh। यहाँ पे केवल जी का विमित सूत्र आप पे नहीं बनना है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जी मतलब भी त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका समान विमित सूत्र होता है। ठीक है, तो इन सबके विमित सूत्र लिख दिए हैं यहाँ पे हमने। अब आराम से आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, 1/2 बेमाहीन राशि है, यहाँ पे इस टाइप से आप कीजिएगा। और डियर स्टूडेंट, चिंता करने की कोई बात नहीं है, यदि आप नहीं बनता तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए बता देंगे। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार आपको लिए हमने ये पूरा कर दिया है। राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या थी, इसकी बराबर थी। ठीक है, तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट आपका ये पूरे विमेय सूत्र के जो व्यंजक थी हमने आपके लिए सबके बता दिए हैं। व्यंजकों के बाद डे स्टूडेंट थ्योरी के कुछ और क्वेश्चन हम आपके लिए बता दें कि जो कि आपके लिए पूछे जाते हैं, जैसे आपके लिए मात्रक पद्धतियों पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मूल मात्रक है डियर स्टूडेंट, मूल मात्रकों एवं व्युत्पन्न मात्रों को समुच्चय को जो मात्रकों की पद्धतियां कहते हैं। मतलब डियर स्टूडेंट, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक का जो समुच्चय बनता है उसी के समुच्चय को हम मात्रकों की पद्धतियां कहते हैं। पद्धतियां डियर स्टूडेंट 4 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, ये ध्यान रखिएगा आप, बिल्कुल सरल है पद्धतियां। सीजीएस, एफपीएस, उसके बाद डी स्टूडेंट एमपीएस, और चौथी होती है एसआई पद्धति। इनको समझिएगा, कुछ नहीं, आप ध्यान रखिए, इन चीजों में आपके लिए कुछ नहीं करना है, आपके लिए बताना है बस है कि लंबाई को किस में नापते हैं, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, समय को किस में नापते हैं, तीनों चीजों के लिए। देखिए डी स्टूडेंट, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, लंबाई की। उसके बाद हम बात करेंगे डी स्टूडेंट द्रव्यमान की, ठीक है ना, और लास्ट में बात करेंगे हम समय की। इन तीनों को नापने के लिए पद्धतियां बनाई गई हैं अलग अलग। जैसे आपका सीजीएस है तो यहीं से आप बता दोगे, सी मतलब होता है डी स्टूडेंट सेंटीमीटर, और जी मतलब होता है ग्राम, और एस मतलब सेकंड। मतलब इसका पूरा नाम हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, तो इस पद्धति में हम क्या करेंगे, लंबाई को नापेंगे सेंटीमीटर से, और जो आपका किलोग्राम है डी स्टूडेंट, आपका द्रव्यमान है, उसको हम किसमें नापेंगे, ग्राम में नापेंगे, और जो आपका एस है उसको हम सेकंड में नापेंगे, मतलब समय को हम सेकंड में नापेंगे। ठीक है ना, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर रहेगा, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम रहेगा, और समय का मात्रक सेकंड रहेगा। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं हम एफपीएस, यानी कि इसका नाम है फुट पौंड सेकंड। ठीक है, मतलब जो एस है, एस का मतलब सेकंड रहेगा चारों में। ठीक है, बस आपको दो समझना है, जैसे आपका अब ये लंबाई है, लंबाई को हम फुट में नापेंगे। ठीक है, लंबाई को किस में नापेंगे, फुट में नापेंगे, और जो आपका ये यहाँ पे द्रव्यमान रहेगा उसको हम पौंड में नापेंगे, समय को तो हम सेकंड में नापेंगे। ठीक है, तो इस पद्धति का पूरा नाम है फुट पौंड सेकंड पद्धति। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसको किस में नापते हैं। ठीक है, तो इस पद्धति में हम लंबाई के मात्रक फुट हो, द्रव्यमान का मात्रक पौंड को, तथा सेकंड का मात्रक सेकंड होता है समय का। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तथा समय का जो मात्रक है डियर स्टूडेंट, समय का वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, सेकंड होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये जो पद्धति है ब्रिटिश पद्धति है। ठीक है, और जो आपकी ये पहली थी ये आपकी फ्रांसीसी पद्धति थी। ठीक है, अब एमकेएस की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है डियर स्टूडेंट मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। मतलब ये है कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को हम सेकंड में नापते हैं। ठीक है, तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, वास्तव में जो एमकेएस पद्धति है ये सीजीएस पद्धति का एक ही बड़ा रूप है। मतलब बड़ा रूप है ना, जैसे लंबाई का मात्रक उसमें हम सेंटीमीटर में नापते थे, इसमें मीटर में नापते, तो ये बड़ा रूप है। और जो एसआई और एमकेएस दोनों बराबर होती हैं। ठीक है ना, एसआई पद्धति, ठीक है, यानी कि जो आपकी ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होती है, संक्षिप्त है। ठीक है, एमकेएस पद्धति को ही हम समझ लियो आपकी एसआई पद्धति है। मतलब जो कुछ एमकेएस पद्धति है वही एसआई पद्धति में होता है। ठीक है, और ध्यान रखना कि जो एसआई पद्धति है इसमें 7 मूल और 2 पूरक मात्रक होते हैं, जो कि हम आपके लिए पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो इन पद्धतियों से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट हम लास्ट में चलते हैं कुछ और क्वेश्चनों की ओर। डियर स्टूडेंट देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 सेकंड से क्या तात्पर्य है, या 1 सेकंड से आप क्या समझते हैं। तो लिखिएगा 1 सेकंड समय का वह अंतराल है जिसमें सीजियम 133 है, जो उसका परमाणु क्रमांक है ना, उसके जो आपके लिए 9, 19, 26, 39, 770 का कंपन करता हो, वो कहलाता है आपका 1 सेकंड। ठीक है,
एंगस्ट्राम से क्या तात्पर्य है? तो यह एक लंबाई का सूक्ष्म मात्रक है एंगस्ट्राम, जिसको अपन को मालूम होगा, आपको एक नोट से प्रदर्शित करते हैं, इस टाइप से एंगस्ट्राम को दर्शाते हैं। और यह लंबाई का सूक्ष्म मात्रक है और एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 के ऊपर माइनस 10 की घात मीटर, 10 के ऊपर माइनस 10 की घात मीटर। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? तो 1 न्यूटन में 10 के ऊपर 5 की घात डायन होते हैं, मतलब 1 लाख डायन होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए एक और व्यंजक है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक। ठीक है डी स्टूडेंट, ये आपका लास्ट प्रश्न है यहाँ से। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, जो कि आपका लास्ट प्रश्न है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक। कुछ नहीं डी स्टूडेंट, आपको विमीय विधि से बताना है। तो आप मान लीजिए कि माना लंबाई है सरल लोलक की, जी गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, और हम उसमें यदि लंबाई की घात ए मान लें, जी की घात बी मान लें, तो जो उसका नियम होता है कि ये जो समय है ये एल इंटू जी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो समय है एल इंटू जी के अनुक्रमानुपाती है। एल की घात हमने ए मानी, जी की घात बी मानी। ठीक है, तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक के नियतांक लगा देंगे, तो के क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नियतांक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो आपका जो टी है उसका विमीय सूत्र, एल का विमीय सूत्र, जी का विमीय सूत्र निकालेंगे। टी मतलब समय, समय का विमीय सूत्र आपको पता है m0l टी होगा, है ना, m0l0 टी होगा। एल का आपके लिए मालूम होगा डी स्टूडेंट, लंबाई का विमीय सूत्र तो आप जानते ही हो, m0l T0 हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का आपको मालूम है m0l T-2 होता है। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पे आपके लिए बता दिए। ठीक है, अभी हमने विमीय सूत्र लिखने के बाद हम इनको मान रखेंगे, टी का टी की जगह पे रख देंगे, के तो एक नियतांक है तो उसको अभी नहीं लिखेंगे। इसके बाद एल की घात होती है m0l T0। ठीक है, ए की पावर रहेगी इंटू जी का विमीय सूत्र m0l T-2 होता है, इस पे बी की पावर लगी है। अब घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है डी स्टूडेंट, गुणा होता है, आपको मालूम होगा ना, आपने यदि सूत्र पढ़ा हो तो यहाँ पे देखिए हम आपके लिए बता देते हैं। कभी भी यदि x की पावर m हो, उसकी पावर n हो, तो डी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा x की पावर होता है m इंटू n। ठीक है, मतलब घात के ऊपर घात हो तो गुणा होता है। ठीक है, तो वही हम करेंगे यहाँ पे। देखिए जब आपका यहाँ पे घात के ऊपर घात है तो गुणा करेंगे ना हम, तो यहाँ पे ए का गुणा m0 से करेंगे तो वही 0 हो जाएगा। एल के ऊपर यहाँ पे कोई नहीं है तो एक की घात रहेगी तो एक एकम एक हो जाएगा, है ना, यानी ए एकम ए हो जाएगा। और यहाँ पे 0 का 0 रहेगा। ऐसे बी का करेंगे तो एम बी का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो बी का बी से करेंगे तो बी हो जाएगा। -2 का बी में करेंगे तो -2 भी हो जाएगा। ठीक है, अब डी स्टूडेंट देखिए अभी आपका क्या हो गया, गुणा हो गया, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है ना, गुणा हो गया तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। x की पावर m इंटू एक्स की पावर n बराबर x की पावर m धन n। ठीक है, ये सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 में 0 जोड़ोगे 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप जो आपका यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो A+B हो जाएगा। यहाँ पे -2B में 0 जोड़ोगे तो -2B हो जाएगा। अब हम घातों की तुलना करेंगे तो देखिए 0 की घात, यहाँ पे 0 की घात कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे A+B है L के ऊपर, यहाँ पे 0 है तो A+B बराबर 0 ले लेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और -2B बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है सबका मालिक। ठीक है, तो इसके बराबर हम 1 ले लेंगे। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -2 है साइड, उस साइड ये गुणा में है तो साइड कायम हो जाएगा भाग में, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 हम मान उठा के इसमें धर देंगे A+B की जगह पे, है ना। जैसे हम B का मान -1/2 रखेंगे तो उस साइड जाके वो प्लस में बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हम A+B बराबर 0 था, A+B का मान आ गया -1/2 बराबर 0। -1/2 का हम क्या करेंगे डी स्टूडेंट, पक्षांतरण करेंगे। जैसे ही हम डी स्टूडेंट इसका पक्षांतरण करेंगे तो वहां पे प्लस में बन जाएगा और ए और बी का मान निकल आएगा। और जो ए और बी का मान निकला है इसको हम रख देंगे इस वाले समीकरण में, टी बराबर के एल की पावर ए जी की पावर बी में रख देंगे हम। ठीक, तो टी बराबर के एल की पावर 1/2 है इंटू जी की पावर -1/2 है। ठीक है डी स्टूडेंट, तो अब जैसे ये माइनस में पावर लगी है, यदि हम इसको नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे ना। ठीक, तो जी को हम नीचे लाएंगे 1/2 प्लस में हो जाएगी। अब देखिए 1/2 न लगा के हम सबके ऊपर लगा देते हैं 1/2, है ना। वैसे भी एल और जी के ऊपर लगी हुई है तो हम क्या कर रहे हैं, एल और जी के ऊपर सीधे लगा दे रहे हैं 1/2। और आपको मालूम हुआ 1/2 कहलाती है आपकी करनी। 1/2 क्या कहलाती है डी स्टूडेंट, करनी। तो यहाँ पे हम करनी लगा देंगे तो के एल इंटू जी हो जाएगा और के का मान आप 2π रख दीजिए और टी बराबर 2π एल इंटू जी, यही आपका अभिष्ट व्यंजक हो जाएगा, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक। तो डी स्टूडेंट इस प्रकार हमने आपके केवल 24 मिनट में पार्ट 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण टॉपिक एवं उनके उत्तर बता दिए हैं। इसलिए डी स्टूडेंट प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना
और ऐसे ही आप प्रत्येक अध्याय की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। इसमें हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझाया है क्योंकि हम रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ पाती है तो वीडियो को आप फिर से रिपीट करके देखिए, तब भी नहीं आती तो आप बताइएगा कमेंट में, हम जो कठिन टॉपिक है उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे और बिल्कुल छोटे से करके हम समझा पाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छे से हम समझा देंगे ताकि आपको पूरा कंफर्म हो जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार हमने पार्ट 2 आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर